भैया। कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल तो केवल इशिका बैठी थी बस क्लास। इशिका इज ए गुड गर्ल। क्या पढ़ा था बेटा कल? देखो, ऐसा है बच्चों कि कौन कौन सी क्लास लग गई आज, ये बताओ जरा। सबसे पहला पीरियड तो लॉ का लगा होगा। कौन से सर आए थे पढ़ाने? असीम सर आए थे, है ना? वैसे उनको सब बाबा बोलते हैं। आज तक नहीं मालूम क्यों बाबा बोलते, पर मेरे को ऐसा पता चला पार्ट टाइम में बाबागिरी का काम है उनका कुछ। भिक्षाम देही करते रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन आए? मित्तल सर, वो भी बाबा हैं। मित्तल सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, है ना? दोनों बाबाओं का 100 नंबर का पेपर है। ठीक है। एक का लॉ है और एक का अकाउंट है। उनने बताया ही होगा। ये भी बताया होगा कि डिस्क्रिप्टिव है, कॉपी भर के आनी पड़ेगी अपने को, है ना? और इसी नहीं, जैसे 11वीं 12वीं में भर देते थे कुछ भी। महात्मा गांधी का निबंध आया तो पर जवाहरलाल नेहरू का लिखा हो तो भी नंबर मिल जाते हैं। थोड़े बहुत तो दे देता टीचर, चलो इसको जवाहरलाल नेहरू का तो याद है। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये तीसरे नंबर का पेपर है आपका, मैथ्स स्टेट का। 30 अप्रैल लगा होगा, उसमें और बड़े बाबा आए होंगे। आए कि नहीं आए? कौन से सर आए? नाम नहीं मालूम? अरे भैया, पाप लग जाएगा तुमको अगर तुमको उनका नाम नहीं मालूम है तो। रविजीत सर है। क्या नाम है उनका? रविजीत सिंह खनूजा। ठीक। वो आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। और उनके मैथ्स कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। ठीक। चौथा पीरियड मेरा लगा। मेरा तो तुमको नाम मालूम ही नहीं होएगा। हाँ? किसने बताया? हर्षित सर ने? अच्छा, हर्षित आया होगा मैथ्स वाली क्लास में तो। नहीं, मैथ्स से हर्षित नहीं आया है अभी। तुम्हारे आया तो था हर्षित, उसके बाद आया था। ओके ओके। हमने उसको बच्चों को संभालने के लिए रखा है, हर्षित को। हालांकि बच्चे उसको संभाल रहे हैं अभी, हमको ये पता चला है। तो मैथ्स वाले सर जो हैं वो पढ़ा गए। चलो, उसके बाद फिर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। एक तो आप नाम बोलना सीख जाना। इसलिए टाइम टेबल में स्टेट्स लिखा हुआ आएगा, पर स्टेट्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में उसको बोलते क्या है? सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी, संख्याओं का अंक। इसलिए सांख्यिकी हो गया। स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश में। एक समय में इसी के साथ पढ़ा जाता है, मैथ्स के साथ। छोटी क्लास में मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देते हैं। पर जैसे फिर बड़ी क्लास में हम आगे जाते जाएंगे तो सब्जेक्ट अलग हो जाता है फिर। जैसे अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं, आगे की क्लास में जाएंगे तो बॉटनी अलग हो जाता है, जूलॉजी अलग हो जाता है, जियोलॉजी अलग हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी अलग हो जाता है, बहुत ब्रांचेस हो जाती है। वैसे मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स अपने को 40 मार्क्स का आपको ये भी पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ूंगा। मैं अकेला जो है कि यहाँ पे साइंस वाला आदमी हूँ। बाकी सब सी ए पी ए हैं ये, नकली, है ना? सी असीम त्रिवेदी, सी ए दीपक मूलचंदन, ये सब। मेरा जो है बीएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, एमफिल स्टैटिस्टिक्स है, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स है, एमबीए मार्केटिंग में है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी कर रखा है कुछ कुछ, और एमए इकोनॉमिक्स में भी कर रखा है। ये क्वालिफिकेशन है। बहुत फुर्सत में था, घर वाले पढ़ाते गए, मैं पढ़ता गया। नौकरी धंधा कुछ मिल नहीं रहा था, शादी ब्याह हो नहीं रहे थे, तो घर वालों ने बोला चलो जब तक पढ़ते रहो। तो जब तक मैं पढ़ता गया। ठीक है। ये संस्कार भैया हैं, ये सबसे बड़े प्रोफेसर हैं इस एकेडमी में। ठीक है, देख लो तुम सब इनको झुक के नमस्ते करते हैं, मतलब समझ लो ये बड़े सर हैं। क्यों रे, खरीद के लाया क्या? खरीद के लेके आया नीचे से कैंटीन से? ये तो इतनी ठंडी लाया है यार तू, मतलब तेरे को क्या किसी ने पैसे दे रखे हैं मेरे लिए कि इनकी जितनी ऐसी की तैसी? अब आधे घंटे तक पीने योग्य नहीं है वो। चल तू जा, आप तेरा हिसाब बाद में करूंगा। तो ये हो गया है। 25 साल एकेडमी में हो गए हैं पढ़ाते हुए। इस एकेडमी में जितनी पुरानी एकेडमी उतने पुराने हम। ठीक। और सब गुरु पढ़ा दिया है। अब पढ़ाने का मत पूछो तुम। बीएससी में पढ़ाया बहुत साल तक, एमएससी में भी पढ़ाया,
बीकॉम में भी पढ़ाया, बीबी में भी पढ़ाया, एमबीए में भी पढ़ाया, सिविल सर्विस में पढ़ाया, नर्सिंग में पढ़ाया, एमबीबीएस, जहाँ जहाँ भी तुम सोच सकते हो वहाँ सब दूर मैंने घास काट रखी है। ठीक है, मतलब इधर उधर फिर ये सी डब्ल्यू एस था सब। सब्जेक्ट ऐसा है कि सब दूर घुस जाता है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आज तक कैटेगरी डिफाइन नहीं हुई कि वो कौन सी कैटेगरी का सब्जेक्ट है। जैसे आप बोलो कॉमर्स, अकाउंट्स, तो अकाउंट्स आप किस में पढ़ोगे? कॉमर्स में पढ़ोगे। आप बोलो कि फिजिक्स, तो फिजिक्स कहाँ पढ़ोगे? साइंस में पढ़ोगे। आप बोलोगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कहाँ पढ़ोगे? आर्ट्स में पढ़ोगे। लेकिन आप बोलोगे स्टैटिस्टिक्स, तो आप सब जगह पढ़ोगे। स्टैटिस्टिक्स बीए वाला भी बच्चा भी पढ़ता है, बीकॉम वाला बच्चा भी पढ़ता है, बीएससी वाला बच्चा भी पढ़ता है, और बीबीए वाला भी पढ़ता है, और बीसीए वाला भी पढ़ता है। बिजनेस कंपनी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी पढ़ेगा, और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला भी पढ़ेगा। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको आप ना आर्ट्स की कैटेगरी में रख सकते हो, ना साइंस की कैटेगरी में, ना कॉमर्स में। ये सब दूर चलता है। कॉमर्स वाला कॉमर्स वाले अप्रोच से पढ़ता है, साइंस वाला साइंस के अप्रोच से पढ़ता है, और आर्ट वाला आर्ट के अप्रोच से पढ़ता है। पर सब्जेक्ट जो है वो सब जगह लगा हुआ है। अपने सिलेबस में इसका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है कि जो पेपर नंबर 3 है अपना, वो है मैथ्स, स्टेट्स और लॉजिकल रीजनिंग का। ये 100 मार्क्स का पेपर है, पहली बात। दूसरी बात, 2 घंटे का अपने को टाइम मिलता है। 2 घंटे मतलब कितने मिनट हुए? 120 मिनट हुए। 120 मिनट में अपने को कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 100। और 100 क्वेश्चन भी, जैसे आप बोलोगे इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स के ही सब्जेक्ट के हैं 100 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है इकोनॉमिक्स भी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 सब्जेक्ट तीनों अलग अलग तरीके के हुए। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 4 चैप्टर पढ़ने। रीजनिंग एक ब्लड रिलेशन है, एक डायरेक्शन सेंस है, एक सिटिंग अरेंजमेंट है, एक कोडिंग डी कोडिंग है। ऐसे करके 4 चैप्टर, वो भी है 20 नंबर। तो वो अलग एक तरीके का सब्जेक्ट है। फिर मैथ्स अलग एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स अलग। तो तीनों के मिलाकर के आपको क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ सबसे बड़ा टास्क तो क्या हो जाता है कि वो 120 मिनट में पहले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। अटेम्प्ट करना ही टास्क, फिर अटेम्प्ट करते हुए उसको सही करना है, वो भी एक टास्क है। क्योंकि सही अगर नहीं करेंगे तो 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगी। एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर देगा, और अगर वो गलत होगा तो आपका 1.25 नंबर कटवा देगा आपका। हर 4 गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर कम हो जाएगा आपका। तो माइनस मार्किंग भी है। फिर इंडिविजुअल अपने को पासिंग के लिए 40 नंबर भी लाने जरूरी है 100 में से। 100 में से 40 नहीं आए तो भी गड़बड़ है। सब में 200 लाने ही लाने हैं 400 में से, वो भी एक ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट साबित होगा। सरल सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करना है। वो ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें नहीं आता है। वो ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे 40 में से 30 क्वेश्चन आप मान लो कि थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। कई फार्मूला पूछ लेते हैं, कई कोई प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, कई कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो वो आपको आराम से, आप 40 मिनट के कम समय में भी 30 मिनट में 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। शर्त ये है कि आपका कोर्स पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए, कहाँ क्या लगेगा ये मालूम होना चाहिए, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। अटेम्प्ट कौन सा दोगे सब? सितंबर का कि दिसंबर का? सितंबर वाले कितने हैं? सितंबर में भी एग्जाम होगी, उसके बाद जनवरी में 3 अटेम्प्ट कर दिए। अब क्या मालूम क्या आपकी क्या पनौती है, क्या पुराने जन्म के पाप हैं क्या हैं। आप आए तो सब उठापटक हो गई है। आप आए तो सिलेबस में चेंज कर दिया, आप आए तो एग्जाम भी उनने। देखो अभी तक क्या आदमी फोकस है, जून देना है और उसके बाद दिसंबर देना है। तो अप्रैल वाले बच्चों को दिसंबर तक के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। 2-3 महीने कोर्स खत्म हो जाएगा, पहले आप रिवीजन कर लोगे, अच्छे से एग्जाम दे लोगे। अब सितंबर में क्या है कि थोड़ा सा समय आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बच्चा क्या है अभी, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने रहेंगे। 5 महीने में सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है। ये यदि इनका अपन ट्रेंड पकड़े तो ये 20 तारीख के बाद ही एग्जाम कराते हैं आमतौर पर। जैसे अभी भी 20 जून से एग्जाम है, तो 20 जून 20 सितंबर पकड़ के चलेंगे तो 20 दिन अपने को उधर के भी मिलेंगे। तो अपने पास कुल मिला के एक 5.5 महीने का पूरा पूरा
शेड्यूल है, उसमें अपने को ये 5 सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से पढ़ना है। पेपर 4 है लेकिन सब्जेक्ट 5 है। ठीक है, इको एक हो गया, लॉ एक हो गया, अकाउंट एक हो गया, और मैथ्स स्टेट 2 सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। और ये वाला पेपर में आप बाकी सबके 1 1 घंटे क्लास लगेगी, लेकिन इनकी आज की आपको 2 घंटे क्लास लगेगी, क्योंकि मैथ्स अलग सर पढ़ाएंगे और स्टेट में पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स स्टेट वाले पेपर की क्लास कितनी हो गई? 2 हो गई। पेपर एक है, क्लास रोज 2 लगेगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की क्लास 1 1 लगेगी। और अभी सितंबर वालों के लिए हम अभी तय कर रहे हैं कि उनका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा 1.5 1.5 घंटे के पीरियड करने पड़ेंगे। मतलब मैथ्स स्टेट के तो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अकाउंट्स लॉ के और इको के पीरियड का टाइम बढ़ा देंगे। पटेल में से तेरा नाम क्या है? ऋषिका, ऋषिका, और उसका स्नेहा। एक बात बता स्नेहा, तुम दोनों दोस्त दोस्त हो, इसको जबरदस्ती घर वालों ने भेजा या तेरे दोस्ती के चक्कर में ये आ गई? तीसरा ऑप्शन तो मैं बोल ही रहा हूं कि ये अपने मन से आई होगी, वो तो मैं इसका मुंह देख के बता दूं। जो है, 2 ऑप्शन है, या तो ये तेरी दोस्ती में आ गई कि तू चल यार, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, इंदौर घूम फिर के आएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि कहीं घर वालों ने बंदूक बंदूक उड़ा दी होगी कि देख वो जा रही है और तू कुछ नहीं कर रही जीवन में, तू जा। फिर पर लग नहीं रहा ना उसके चेहरे से, किससे डर रही है? मेरे को तेरे को देख के मेरे को डर लग रहा है उल्टा। तेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू खुद लोगों को डरा रही है अभी। जो भी है, क्या है, अब यार देखो, अच्छे से अच्छा सोचेंगे तो ये होगा कि कुछ बन जाएंगे, वो खराब से खराब सोचेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। अब आजकल के माँ बाप कुछ बोलते तो ही नहीं फेल होने पे। जरा सा उन्हें डांटा नहीं कि बच्चा पंखे की तरफ देखने लगता है, मम्मी रस्सी ला दो, तो माँ बाप बेचारे यूं ही परेशान है। तो तुमको तो कोई ऐसे कोई टास्क थोड़ी दिया गया है कि बेटा ये करके ही आना है, तुम जाओ, ये तुमको करना है। दादाजी की कसम है, अपने खानदान की परंपरा, पटेल खानदान की, कि एक ने एक तो पड़ेगा। तो दादाजी देखो फोटो में, और फिर गए, है कि नहीं दादाजी अभी फोटो में है? हाँ, तो फोटो दिखा के भेजा हो तेरे को। फिर अभी क्या है, तो थोड़ा मन मजबूत कर ले। तुम सब बच्चे का अभी छोटे छोटे बच्चे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि घर से अभी पहली बार निकले हो। अपनी अपनी कन्वीनियंसी से तुम बहुत एक कन्वीनियंट जोन से बाहर निकले हो। अभी तुम बहुत कन्वीनियंट जोन में हो, जैसे हम बहुत कन्वीनियंट जोन में, जब मिला खाने को जो मांगा वो मिल गया, है ना? सोना तो सो गए, उठना हो तो उठ गए। जब आदमी अपने कन्वीनियंट जोन में रहता है ना, तो फिर वो उसके लिए कुछ भी करना कठिन हो जाता है। और अब आपके लिए, जैसे ये बच्चे हैं, अब ज्योति है, तो अब ज्योति रहू से आएगी, तो ज्योति की यही फाइट है जीवन की, कि रोज रहू से बस से आना है, 1 घंटा लगेगा कम से कम। और बस भी मेरे को मालूम है कैसी चलती है, हालांकि कभी भगवान की दुआरी में बैठा नहीं हूँ, लेकिन वो बस वाले अभी भी, मैं भंवर कुआं से आ रहा हूँ, इतना बेकार चलाते, कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं आगे लाकर। तो इसको रोज उससे आना जाना है, अभी इसको रोज दोपहर में जाना भी है। ये भी आएंगे बच्चे, वो भी आएंगे, अपन भी आ गए हैं। तो अपनी पहली फाइट तो क्या है कि अपन यहाँ रहना सीख जाए, सबसे पहली फाइट है। क्योंकि दिक्कत ये है कि इसके राउ में कुछ नहीं है करने को। ऐसे अपन कहाँ से आए? बरेली, नाम ही मैंने तो वो बरेली वो सुना, फिर तूने कल बताया कि एमपी में भी बरेली है। वो बरेली भी लोग इसलिए जानने लग गए कि पिक्चर आई थी बरेली की बर्फी, तो लोगों को याद है। अब बरेली में कुछ करने को है ही नहीं, तो क्या करेंगे? अब कुछ बनना है तो निकलना तो पड़ेगा, और निकलेंगे तो सब सुविधाएं छोड़ के निकलेंगे घर से। घर पे तो क्या है, मम्मी का राज है बढ़िया चकाचक। मेरे घर में भी मैं देखता हूँ ना, वो पहले कटोरी में सुबह उठते से ही काजू बादाम जाते हैं, मैं कभी मांगता हूँ तो मेरे को हप कर देती है वो, कि तुमको नहीं, तुमने देखे भी नहीं जीवन में। बच्चों के लिए काजू बादाम, फिर दूध, फिर समय पे उनको कोल्ड कॉफी, अपन चाय के लिए बैठे हैं, उधर कोल्ड कॉफी जा रही है।
तो उनने कहा आज मंचूरियन, कल चाइनीज, कल नूडल, फलाना सब चलता है। लेकिन अब जब बाहर निकलेंगे, कॉलेज वॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो उनको भी आटे दाल के भाव मालूम पड़ जाएंगे महीने भर में क्या है। तो सबसे बड़ा टास्क क्या? सरवाइव करना, खाने की फाइट, नंबर दो रहने की फाइट। क्योंकि अभी तक तो हम हमारे हिसाब से एक कमरे में पड़े हुए हैं। कभी कोई आके पास में भाई भाई सो भी गया तो लात मार के गिरा दिया उसको नीचे कि मेरा पलंग है, तू कहाँ से आई है। अब यहाँ आपको एक कमरे में 4 को शेयरिंग करनी है, 3 को करनी है ना। फिर खाने की फाइट, सोने की फाइट, यहाँ आने जाने की। कितनी दूर है हॉस्टल? जावरा कंपाउंड से तो खैर पास में ही है, पर बस चल रही कि नहीं अभी एकेडमी की? तुम काय से आते जाते हो? रोज उससे ही आओगे? उसको कर लिया, महीने भर लगा लिया था उसको। फिर अभी एकेडमी बस चला देगी, मधु मिलन सर्कल से बस मिलेगी तुमको बेच के टाइम पे, वहीं आके छोड़ देगी। जब बेच खत्म होगी तो यहाँ से ले जाके वापस मधु मिलन छोड़ देगी। ऑटो की परमिशन हम नहीं देंगे। बीच में 3 लड़के ऑटो से आना जाना करते थे, बाद में उनने सीए छोड़ दिया और तीनों ने ऑटो खरीद ली। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू 6 महीने बाद घर वालों को हम बताए कि तूने ऑटो खरीद ली और इंदौर में तेरी ऑटो चल रही है। चलो, तो टिक जाओगे तो बन जाओगे। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इंटर में बहुत, ये पास में देखना अभी ऊपर जाके। जो आदमी आपको, बच्चा आपको बिल्कुल थका मांदा ऐसी ढीली ढाली चाल से जाता हुआ दिखे, वो समझ लो इंटर का बच्चा है। सुबह 8 बजे आता है, शाम की 6 बजे छूटता है। और उसको ब्रेक वही मिलता है आधे घंटे का जो तुमको मिलेगा है, लंच टाइम बस। हाँ, वो बाकी टीवी टाइम कुछ नहीं होता है। और यहाँ तो फाउंडेशन में तो भी हम, कि यहाँ पर बच्चे छोटे रहते तो हम थोड़ा 5-10 के गैप से आते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा हिल डुल ले, इधर उधर नीचे ऊपर कर ले। तो इंटर में तो एक फैकल्टी निकलती नहीं, उसके पहले दूसरी आके खड़ी हो जाती। और पीरियड भी 1.5-1.5 घंटे के। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्या करेगी फिर? बीकॉम बीकॉम कर लोगे? क्या करोगे? बीकॉम, बीबीए? अच्छा हुआ तो बीबीए। अच्छा, बोलने में अच्छा लगता है, क्या कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। फिर क्या एमबीए का? फिर क्या? कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा। 3-4 लाख का पैकेज मिलता है, 3-4 लाख में भैया कुछ नहीं होता आजकल के जमाने। तो अभी माँ बाप ने भेज दिया है पढ़ने, तो मेहनत कर लो, 4-5 साल की तो बात है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मजे ही मजे हैं। पैसा कमाओ और खर्चा करो। इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि तू टिक जाएगी। इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है। कल ही देख के लग गया था मेरे को, ये गलत फंस गई है इधर। ये रोज उस अंकल को गाली देती होगी जिनने इसके पापा को बोला होगा कि इसको सीए करा दो। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम बताओ क्या है? स्टेट नहीं, स्टैटिस्टिक्स। घर जाके बोलने की प्रैक्टिस करना सब है। किसी भी दिन पूछ लूंगा सटेटिक सटेटिक करा तो। हाँ, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। 8 चैप्टर हमको पढ़ना है। उसमें से एक चैप्टर नंबर 1 है, जो कि हमने अभी छोड़ दिया। हमने मतलब कल तो हम दो ही थे, मैं और पाटीदार जी बस। और इधर भी कुछ निकिता सेन, सौम्य सोत्री, ये 2 बच्चियां कल थी। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। डेटा का मतलब होता है आंकड़े, समंक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेटा, आंकड़े। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, आपको हमेशा जानकारी के तौर पे डेटा दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप नतीजे निकालिए।
जैसे कि आपको बोला गया कि राम कहीं काम करता है और एक दिन 10 रुपए कमाता है, एक दिन 12, एक दिन 15, एक दिन 20, एक दिन 24, एक दिन 30 और एक दिन 50 रुपए भी कमाता है साहब राम। तो ये डेटा है। राम के 7 दिन की इनकम लिख दी अपन ने। इनकम वेरिएबल है। इनकम क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसा एक कैरेक्टर होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो बातें। वेरिएबल इज मेजरेबल एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। मेजरेबल होता है इसलिए किसी, जैसे वजन, तो वजन को आप माप सकते हो किसमें? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, किसी में भी, टन में भी होता है। ऊंचाई मापी जा सकती है। एज देखते हैं अपन, वर्षों में, महीनों में, दिनों में। उम्र, है ना। प्रोडक्शन, उत्पादन, उत्पादन काय में जाएगा भाई? अगर लिक्विड हो रहा है, दूध का उत्पादन है तो लीटर में जाएगा। गेहूं का उत्पादन हो रहा है टनों में जाएगा। कोयले का उत्पादन हो रहा है टनों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यूनिट के साथ मेजर कर सकते हो। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, सेल्स, टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप डिग्री में मेजर करते हो, तो ये भी एक वेरिएबल है। ये सब वेरिएबल है। और जब वेरिएबल होते हैं तो उनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। जैसे इनकम एक वेरिएबल है, तो राम के 7 दिन की इनकम लिख दी, तो ये उसकी इनकम हमने डेटा के रूप में प्रेजेंट कर दी। अब स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है साहब इसमें? स्टैटिस्टिक्स का ये रोल है कि अब राम से कोई पूछे कि भाई आप पर डे कितना रुपए कमा लेते हो, तो राम क्या बोले? राम ये बोले कि मैं 10 रुपए कमा लेता हूँ, या राम ये बोले मैं 50 रुपए कमा लेता हूँ? दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ना तो रोज 10 रुपए कमा रहा है, ना ही वो रोज 50। अब ऐसी सिचुएशन में राम को अपनी एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी। राम बोलेगा मेरी एवरेज इनकम 25 रुपए है। क्या बोलेगा? 25 रुपए एवरेज है, मतलब कभी 25 रुपए से कम, कभी 25 रुपए से ज्यादा, और एवरेज इनकम मेरी कितनी है? 25 रुपए। तो ये स्टैटिस्टिक्स लग गया। बजाय 7 डेटा बताने के, 7 वैल्यू बताने के, राम बोल देगा कि मेरी एवरेज इनकम 25 रुपए है। तो 7 डेटा के बदले में हमने एक मेथड लगाई, हमने इनका मीन निकाला, और मीन इनकम कितनी आई? 25 रुपीज आई। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। फिर राम ये भी बोल देगा कि यहां से ये भी दिख रहा है कि राम की इनकम में वेरिएशन बहुत है। वेरिएशन समझते हो ना, उतार चढ़ाव। मिनिमम इनकम 10 रुपए जा रही है और मैक्सिमम इनकम 50 रुपए जा रही है। तो ये भी दिख रहा है कि उसकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं है। ही इज नॉट ए कंसिस्टेंट अर्नर। वो रोज एक फिक्स इनकम जैसा नहीं कमाना का। 10 ऐसा होता कि भाई वो 20 कमाता, 22 कमाता, 24 कमाता, 25 कमाता, 18 कमाता, 20 कमाता, 24, तो हम जो बोलते हैं कि यार ये बहुत कंसिस्टेंट है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा है। तो दूसरी चीज राम की इनकम से ये भी पता चल रही है कि राम एक कंसिस्टेंट अर्नर नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा? जो डेटा होंगे उनसे आपको नतीजे निकाल के दे देगा। इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, आप नतीजे निकाल के समझ सकते हो कि मामला क्या है। तो ये स्टैटिस्टिक्स होता है। पहले चैप्टर में हम जो है डेटा पढ़ेंगे, डेटा के कलेक्शन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, कैसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं, कैसे टेबुलेट किए जाते हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया है। कौन से चैप्टर को? चैप्टर नंबर 1, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक। चैप्टर नंबर 2 से फिर हम शुरू करते हैं, जहां से हमारा मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो मैंने कल लिखाया था वो मैं आपको भी आज फिर से लिखवा देता हूँ। ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको मैं भी बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या है, मतलब कैसे क्या होता है। तो पहले लिखेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स, central tendency means a central value of the distribution. Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining values are centralized.
Central tendency means a central value of the distribution about which the remaining values are centralized. Distribution की एक ऐसी central tendency जिसके आसपास बाकी की वैल्यू centralized होती हैं, वो central tendency कहलाती है. अभी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या वो भी समझा दूंगा. हम एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसके आसपास बाकी की सारी वैल्यू क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है. टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव 5 मेजरमेंट्स. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के 5 मेजरमेंट होते हैं. वी हैव 5 मेजरमेंट्स which are also known as average, जो कि एवरेज भी कहलाते हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के कितने मेजरमेंट हो गए, 5 मेजरमेंट होगा, और उनको हम एवरेज भी बोलते हैं. उसमें पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे आता है अरिथमेटिक मीन. फर्स्ट एवरेज इज अरिथमेटिक मीन. सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है मीडियन. थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है मोड. फोर्थ नंबर पे जो आता है वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन. और पांचवें नंबर पे जो आता है वो होता है हार्मोनिक मीन. ये पांचों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं. दे आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इनको हम एवरेज भी बोलते हैं. एक ही बात है, ठीक. तो पांचों मेजरमेंट हैं. मीन, मीडियन, मोड, सुना होगा आपने इनके बारे में नाम. तो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ऐसे करके ये जो है 5 मेजरमेंट हैं. 3 मीन है, 2 मीन नहीं है, मीडियन और मोड. आमतौर पर हम जब एवरेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मीन नहीं आता है, हम मीन निकाल देते हैं. मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकाला होगा 9th-10th में. कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यू का टोटल लगा करके उसके नंबर से हम उसको डिवाइड कर दें. 10 वैल्यू होगी तो 10 का टोटल लगाएंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे. तो ये 5 मेजरमेंट है, अभी इनके बारे में भी बात करते हैं. और इन पांचों में सबसे अच्छा मेजरमेंट है वो कौन है, मीन है. तो लिख लेंगे आगे, इन दी अबव 5 एवरेजेस, इन दी अबव 5 एवरेजेस arithmetic mean is the best average. Arithmetic mean best average कहलाता है. Arithmetic mean is the best average because it satisfy all the 5 properties given by Professor Yule for a better average. जब एवरेज यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के 5 तरीके हो गए साहब. कौन कौन से 5 तरीके, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हो गए. तो अब मुद्दा ये आया सामने की सबसे अच्छा एवरेज कौन सा माना जाए, पब्लिक किसको यूज करे, कंफ्यूजन खड़ा हो गया. तो फिर यूल साहब ने बोला कि अपन 5 ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको जो भी एवरेज फॉलो करेगा, जो भी एवरेज उनको सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड करने का मतलब समझते हो, संतुष्ट करेगा, उसको हम बेटर एवरेज की कैटेगरी में रख लेंगे. अब उन्होंने क्या 5 प्रॉपर्टीज डिफाइन करी उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे. पहले तो हम ये बात करें कि ये पांचों एवरेज हैं क्या, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे ये आमतौर पे वेरिएबल को एक्स से हम डिनोट करते हैं, एक्स वेरिएबल है,
अब इसकी जो है ये 7 वैल्यू है, 5, 7, 10, 6, फिर 7, फिर 12 और फिर 20। अब अगर मान लीजिए इनका मीन निकालना है तो क्या करेंगे? मीन के मामले में क्या करेंगे? हम इन सबको जोड़ेंगे, सबका टोटल लगा लेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये मीन आ जाएगा। मतलब मीन निकालने का तरीका क्या है? सारी वैल्यू का टोटल लगाओ और उसको उसके नंबर से डिवाइड कर दो। दिस इज द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीडियन में क्या करते हैं साहब कि मीडियन का नियम यह है कि इनको पहले बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 10, उसके बाद फिर 12 और फिर 20। और फिर देखते हैं कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू एग्जैक्टली सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। तो मीडियन निकालने का तरीका आपको समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, सेंटर वैल्यू देखो, जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो मीडियन हो जाएगी। ठीक। तीसरा कौन सा है? मोड। मोड में बिल्कुल भी मगजमारी नहीं है। मोड ये बोलता है कि जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं उसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही एवरेज है, वही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां पर मोड क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7। मतलब मीन के लिए क्या करोगे? अगर आपको सिंपल बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो मीन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबको जोड़ेंगे और डिवाइड। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मीडियन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो वैल्यू सेंटर में आएगी वही आपका एवरेज है, उसका नाम क्या है? मीडियन। मोड का क्या कॉन्सेप्ट है? कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी हाईएस्ट टाइम्स, वो मोड है। अब अगर 7 के साथ साथ 10 भी 2 बार रिपीट हो जाता है तो 2 मोड हो जाते हैं, 7 भी और 10 भी। और 12 भी 2 बार रिपीट हो जाता तो 3 मोड हो जाते, 7 भी, 10 भी और 12 भी। तो मोड कितने भी निकल सकते हैं। समझ में आया? चौथा क्या? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि सारी वैल्यू का पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसे, और उनका इतना ही रूट निकाल दो। 7 वैल्यू है तो पावर में 1/7 कर दो। क्या करना पड़ेगा? अब ये टेंशन मत लो कि 1/7 कैसे निकलेगा, वो बात का विषय है। अभी बेसिक क्या है? ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सारी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके उनको उतना ही रूट निकालना पड़ेगा। 5 वैल्यू होगी तो पावर में क्या हो जाएगा? 1/5। 6 होगी तो क्या हो जाएगा? 1/6। 7 है तो क्या हो गया? 1/6। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब आप देखो 4 सामने होगा। मीन में आपको सबको जोड़ना पड़ेगा, मीडियन में आपको सबकी जरूरत नहीं है, जो सेंटर में आ रहा है वही। मीडियन को आजू बाजू से कोई लेना देना नहीं। मीडियन किसको नमस्ते करेगा? जो सेंटर में आएगा उसको। मोड को भी आजू बाजू से कोई लेना देना नहीं। मोड किसको नमस्ते करेगा? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है? ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है कि सबका मल्टीप्लाई करके उनका उतना ही रूट निकाल दिया जाए। बोलो हाँ कि ना। अब बचा कौन आखिरी में? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये बोलता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनके पहले रेसिप्रोकल ले लो। 1/5, 1/6, 1/7, 1/7, 1/10, 1/12 और 1/20, ये रेसिप्रोकल होते हैं। समझते हो ना रेसिप्रोकल? सब। और रेसिप्रोकल को जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो, और फिर इनका जो टोटल आए उसको 7 से डिवाइड कर दो। दिस इज द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ये क्या कहलाया? मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। और फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसका भी आप रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हार्मोनिक मीन। अब ये चारों मेथड सामने है। आपके हिसाब से सबसे सरल कौन है?
मीन, मीन सरल है और कठिन आखिरी के दोनों, है ना। और और कुछ बातें सामने नजर आ रही हो, जैसे तीनों मीन में कोई एक कॉमन बात नजर आती हो आपको। हम्म। यस, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सारी वैल्यू का काम पड़ रहा है, लेकिन मीडियन और मोड में सारी वैल्यू का काम नहीं पड़ रहा है। मीडियन में क्या है साहब, कि हमने बोला कि 5, 7, 10, 12 और 15 मीडियन क्या, और हमने बोला 5, 7, 10, 200 और 500, तो भी 10। अरे भाई वैल्यू चेंज हो रही है तो एवरेज चेंज होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मीडियन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सारे आंकड़ों पर आधारित नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यू पर बेस्ड नहीं है, तो ये मीडियन सब पे नहीं होता, मोड भी सबके ऊपर बेस्ड नहीं होता, इसीलिए इन दोनों का नाम मीडियन और मोड है। इसीलिए ये दोनों के नाम के पीछे मीन नहीं है। मीन शब्द का इस्तेमाल वही हो रहा है जहां सारे आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई करते हैं, और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सबके रेसिप्रोकल लिए जाते हैं। तो उन तीनों को मीन बोला गया। एक का नाम रख दिया अरिथमेटिक मीन, दूसरे का ज्योमेट्रिक मीन, तीसरे का हार्मोनिक मीन, और ये तीनों को न्यूमेरिकल एवरेज बोला गया। क्या बोला गया? दे आर नोन एज न्यूमेरिकल एवरेज। न्यूमेरिकल मतलब देखो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, खटपट। मीन निकालने के लिए सबको जोड़ो, डिवाइड करो, ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबका मल्टीप्लाई करो, रूट लगाओ, हार्मोनिक मीन के लिए सबके रेसिप्रोकल निकालो, फिर मीन निकालो, फिर रेसिप्रोकल करो, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल खटपट तो करनी पड़ेगी। लेकिन मीडियन और मोड में ये सब समस्याएं नहीं है, सीधे देख करके निकाल सकते हैं अपन। तो ये न्यूमेरिकल एवरेज हो गए, और मीडियन और मोड हो गए पोजिशनल एवरेज। क्या हो गए? पोजिशनल एवरेज। आपको मैंने पांचों पढ़ा नहीं दी अभी, अभी मैंने सिर्फ इन पांचों का आपसे परिचय करवाया है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है। समझ में आ रही ना बात? मेरे 40 नंबर की, पटेल साहब, मेरी गारंटी है। चेहरा मत देखना, पर भरोसा कर सकते हो। चेहरे पे जाओगे तो थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक। पर इंग्लिश मीडियम होके भी मैं आपको लिखवाऊंगा इंग्लिश में, लेकिन समझा तो मैं आपको हिंदी में ही रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अरे भाई बोलो यार। मेरे को मालूम है 2 से 3 का परेड है, मैं अभी तुमको क्या दिखना होऊंगा मेरे को मालूम है। तो पटेल साहब को भगवान एक गुना माफ कर दे तो मेरे को खिड़की से उठा के बाहर फेंक दे अभी। ये 2 से 3 में मतलब क्लास लेना बहुत कठिन काम है, लेकिन कोई ना कोई परेड तो रोज 2 से 3 में लगेगा ना। बोलो हाँ कि ना। अब उसमें अकाउंट्स वाले सर जो हैं, अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है और 100 नंबर का है, तो उनकी बहुत दादागिरी है। फिर लॉ है, वो भी भारी भरकम सब्जेक्ट है, वो भी 100 नंबर का है। वो दादा पहलवान तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अलग टाइप के दादा पहलवान है, असीम सर। तो उनको भी पहले परेड देना पड़ता है। फिर अभी दीपक सर आ नहीं रहे हैं, वो आएंगे। वो भी, उनने ज्यादा कमा लिया था तो दुबई घूमने गए खर्चा करने, तो उधर से खर्चा करके वो वापस आएंगे, तो मंडे से उनकी भी क्लास लग जाएगी। तो वो भी 100 नंबर का पेपर है, वो भी मांगते हैं टाइम, ऊपर दे दो। अब बचे कौन? एक सरदार और एक असरदार। तो अब डेफिनेटली जीत तो सरदार की होगी, तो वो उनको भी पहले पीरियड देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली मेरे हिस्से में क्या आएगा? आखिरी पीरियड आएगा। तो रोज मेरे को तुमको 1 से 2, 2 से 3 में देखना पड़ेगा। अब तुम अगर ऐसे माहौल बना के पढ़ोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वहां सो रहे होगे, मैं यहाँ सो रहा हूँ।
और एकेडमी ने पकड़ लिया अपने को, कैमरे हमरे लगे हुए हैं, तो तुम तो घर जाओगे और मैं भी परमानेंटली घर पे शिफ्ट हो जाऊं। फिर मेरी बीवी मेरे को सुला सुला के मारेगी कि काम करने भेजा था, तुम सो गए। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि मेरे सामने जो 9-10 बैठे थे उनके मुंह ऐसे हो रहे थे कि मेरे को नींद आ गई। ऐसे मेरी क्या गलती है यार, बता तू मेरे को। क्या नाम है तेरा? कृष्णा। और सुमित। सुमित अलग पोज दिए जा रही है टेंशन वाले। सुमित को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित। तो सुमित के अलग पोज आ रहे हैं, समझ में किसे, मतलब देखो टीचर के लिए भी तो पढ़ाना मुश्किल काम हो जाता है ना। रोज पढ़ना पड़ेगा, 9:30 से क्लास लगेगी तो 3:30 तक लगेगी। 5 पीरियड, आधे घंटे का ब्रेक, तो कुल मिलाकर के 9:30 से 3 बजे तक की व्यवस्था आपकी रोज की रहेगी साहब। देख लो। तुम बोलो तो आखिरी पीरियड अकाउंट्स का लगा दूं। देखो, है तुम्ही ने मना कर दिया। मैथ्स का लगा देता हूँ। अच्छा, लॉ का लगा देता हूँ, चलो लॉ। उसमें सो जाना तुम। वो सर बढ़िया पढ़ाएंगे भी लोरी गा के, तो तुम सो जाना है। सबसे ज्यादा वाट उसी सब्जेक्ट में लगी हुई है, लॉ में। सबसे कठिन सब्जेक्ट है वो। अकाउंट्स तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है, काफी कुछ तुमको आता भी है, तुम्हारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी पढ़ लोगे, है ना। मैथ्स जितना बनेगा उतना पढ़ ही लोगे, जितनी सूझ बैठेगी उतना। अब स्टेट तो पढ़ना पड़ेगा ना। फिर ऐसे आखिरी पीरियड के दिन अपन आखिरी में सोएंगे तो कैसे काम चलेगा? बताओ मेरे को। आज तो तुम दोनों के चक्कर में पाटीदार भी सो रही है, नहीं तो वो कल तो जग रही थी, अकेली बैठी थी, तो आज तुम दोनों ने उसको ऐसा दबा दिया बेचारी को कोने में कि तू भी सो। ये चारों इधर अवेयर बैठी हुई है बिल्कुल एकदम। इनको ही देख देख के पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा तो मेरे को ज्योति से मिल रही, कम से कम सिर तो हिला रही है। ऐसा मत करो यार तुम, बच्चों यार। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा भारी कर दिया है, लेकिन इंटर सरल कर दिया आगे जाकर के। अभी हर्षित भैया क्या समझा के गए तुमको? हर्षित भैया आए होंगे ना, हर्षित द्विवेदी, क्या समझा के गए वो? हाँ? पढ़ने का शेड्यूल भी बता दिया। बोलो, एक आदमी हमने पढ़ने का शेड्यूल बनाने के लिए रख रखा है, वो आपका पर्सनली भी बनाएंगे। और बोलो, अब आप क्या चाहिए? वो रात को आपको नींद नहीं आएगी, आप लगाना हर्षित भैया लोरी सुना दो, तो उस गा देंगे लोरी, ला 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 लोरी चांद की कटोरी। अब और इससे ज्यादा आदमी का क्या ध्यान रखा जाए, आप बताओ मेरे को। ऑनलाइन, ऑन आप क्लास पढ़ोगे ऑफलाइन? इन केस कभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ पाए तो ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हो। वो भी अगर आप नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे ऐप पे, कि आज भैया दिन में ये 5 पीरियड लगे, तो रात घर बैठ करके रात में बैठ के उसको देख सकते हो। कितनी फैसिलिटी। अगर मान लो ये सब नहीं हो तो फिर क्या, अगले दिन आओ कॉपी मांगो, कल क्या पढ़ाया, कौन से सर ने क्या पढ़ाया, भैया बताओ, कॉपी दे दो, कंप्लीट करनी है। वो सब झमेले से मुक्ति है। नोट्स हम आपको देंगे, आईसीआई भी देगा। उन 2 किताबों के अलावा तीसरी किताब आपको कोई पढ़नी है तो वो स्कैनर है। स्कैनर मतलब, स्कैनर मतलब पुरानी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस की किताब, पास्ट प्रीवियस पेपर्स। तो आपको हर फैकल्टी अपने अपने, जैसे मैं हूं तो मैं जितने क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए 2006 से लेके अभी तक में, तुम सब 2006 वाले ही दिख रहे हो मेरे को। कब के हो? 2006? 5 और 6 वाले, 7 वाले भी आ गए। अरे बाप रे बाप। जन कुछ जल्दी जनवरी फरवरी मार्च वाले 7 वाले भी आ गए होंगे, और नहीं तो ज्यादातर तो 6 वाले ही होंगे। 2006, तो 2006 में पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुई थी सीए की, नवंबर 2006 में। तब से लेके अभी तक ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जितने क्वेश्चन आए पिछले उसमें, वो सब हम क्लास में करेंगे। आपको मॉड्यूल पढ़ना है, आपको नोट्स पढ़ना है, उसके अलावा आपके टेस्ट होंगे। तो अपने को टेस्ट पेपर पढ़ने के नाम पे अपने को 3 चीजें फॉलो करनी है।
एक तो मॉड्यूल जो आईसीआई देगा, एक नोट्स जो एकेडमी देगी, और एक स्कैनर जो हर फैकल्टी अपने अपने हिसाब से आपको देगी। तो वो 5 स्टेप, जैसे मेरा पेपर समझो तो मेरे 40 नंबर में से 10 क्वेश्चन तो पिछली एग्जाम के रिपीट हो जाते हैं, पिछले एग्जाम से ऐसे कैसे ही रिपीट हो जाते हैं, जिससे 2-4 बार पहले क्वेश्चन आया वो 5वीं बार फिर आ जाता है। रिपीट होने से मतलब ये है कि वैसा का वैसे उठा के रख देते हैं। तो ये 3 चीजें अपने को इसमें फॉलो करनी पड़ेंगी। टेस्ट पेपर जो होंगे वो सॉल्व करना है। मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें तकरीबन 800 क्वेश्चन होंगे। क्लास में हम करेंगे वो अलग है, मॉड्यूल में अलग क्वेश्चन थे, स्किनर में करीबन 1200 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके हम 2500-3000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे सब्जेक्ट में। 8 चैप्टर के अंदर हम 2500-3000 क्वेश्चन करके उसमें से 40 क्वेश्चन अपने 101% आएंगे। समझ में आया? पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए, और बाकी पढ़ना कैसे और क्या है वो आपको उनने अच्छे से समझा दिया होगा। हर्षित भैया ने, उनका काम ही यही है, वो सब मेंटरिंग का काम करते हैं बच्चों को। जैसे कई परेशान भी रहते हैं कि नहीं आ रहा है, कई कोई रहता है कि यार पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है, ये तो दो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, एक में बहुत दिक्कत आ रही है। तो वो फिर बच्चों को मोटिवेट करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, उसको उसका सॉल्यूशन देना, वो सब काम का जिम्मा किनका है? हर्षित भैया का। सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्लास में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा कि बेटा इसका ऐसे ऐसे आंसर निकला है। यहाँ आप क्लास में आप बाद में डाउट पूछ लो, वो सब सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको अपनी तरफ से अगले 6 महीने डेडिकेटली पढ़ाई करनी है। ठीक है? सबसे पहला काम आईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है। कितने लोगों ने करा लिया? किसी ने भी नहीं कराया। तो आईसीआई तुम दोनों ने तो अच्छा रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया, बढ़िया, ठीक है, मतलब करना ही पड़ेगा अब तो। पिताजी के 9,000 लग गए हैं, अब तो गर्दन फंस गई है। तो क्या करें, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, अब मेरे को समझ में आया कि क्यों आ गई तुम दोनों। तुम अगर पहले आ जाती तो बाद में रजिस्ट्रेशन करवाती ना, तो थोड़ा बचने के चांस भी रहते तुम्हारे। खैर, आईसीआई में रजिस्ट्रेशन सुमित भाई, कृष्णा जी तुम्हारा, और तुम भी तीनों चारों करा लोगे। महीने भर में बुक्स आ रही हैं अभी, इसलिए जल्दी करा लो। कारण अब सीबीएसई वाले भी फ्री हो जाएंगे, तो वो लोग भी सब फटाफट अब रजिस्ट्रेशन कर। जितनी ज्यादा ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे उतनी ज्यादा फिर नोट्स आने में टाइम लगेगा। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन कराना है, वहां से अपना एक सीआरओ नंबर आएगा। सीआरओ नंबर एक आएगा आपका, आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसमें आपका एक 7 डिजिट का सीआरओ नंबर आएगा। वो 7 डिजिट के सीआरओ नंबर से आपको बाद में बुक्स ऑर्डर करनी है। तुमने कर दी? दोनों ने कर दी? कितने दिन में आई? 1 हफ्ते में आ गई इनकी। तो अभी अपन मान के चलो कि ये बुक्स रखी है, यही है तुम्हारे पास, मॉड्यूल आ गए तुम्हारे। तो बाकी के लोग भी जो हैं क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि फटाफट। अभी तो मेरे को कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर अभी आई नहीं हमारी, बहुत दिन हो गए। ये एक मैं नंबर आपको दे दे रहा हूँ, 9893783825। ये अब्दुल भैया का नंबर है, ये ऑनलाइन वाले हैं। इनको आप फोन लगा के घर बैठ के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको, जो तुमने उनसे ही करवाया है क्या? अब्दुल भाई से करवाया? कब करवाया उनसे? तुम यहाँ इंक्वायरी करके गई होगी अगस्त में, अगस्त 2023। प्रणाम। इनसे आप जो है 10th की मार्कशीट दे देना, आधार कार्ड दे देना, एक फोटो व्हाट्सएप कर देना, ये आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक फोटो। वो फोटो आप इसलिए मांगते हैं कि बाद में रोल नंबर पे वही फोटो लग के आता है, जब अपना एडमिट कार्ड आएगा ना तब उस पर वो फोटो आएगा। ये 3 चीजें, और बाकी आप उनसे कम्युनिकेट कर लें। जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको भी इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर बैठ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और फिर उनको बोल दें तो बुक्स भी वही ऑर्डर कर देंगे, 2-3 दिन के अंदर जो है वो मंगा लेंगे। ठीक? देखो आप
अगस्त में रजिस्ट्रेशन, मार्च में क्लास। वो भी बड़ी सोचते विचारते धीरे धीरे गिरते पड़ते, करे कि नहीं करे, भगवान कहाँ फंसा दिया प्रभु। अब तो तुम दोनों दिखना, मैंने कल ही स्टाफ को एक्टिव कर दिया है। कल तुम दोनों बच गई थी, अब तुम दोनों ने तड़ी मारी कि तुम्हारे घर सीधा फोन जाएगा, ये बता दे रहा हूं मैं। और अभी अंदर आते हो तो वो गेट बन रहा लगा है स्टील का, इधर से आते हो ना तो वहां तुमने देखा होगा वो एक स्टील का गेट लग गया है अभी। वो वहां से जैसे ही आप एंट्री करोगे आपके घर पे मैसेज जाएगा कि आप आ चुके हो, और जैसे ही आप जाओगे तो आपके घर पे मैसेज जाएगा कि अब आप जा रहे हो। ठीक। तो वो ऐसी व्यवस्था इसलिए कर दी गई कि बच्चे बीच बीच में बहुत तड़ी मार मार के भग जाते हैं, और वो घर जाके नहीं बताते कि हम तड़ी मार गए, हमने क्लास ही अटेंड नहीं करी। फिर बाद में रिजल्ट निगेटिव आता है तो फिर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि भैया क्या। तो इसलिए वो अभी एकेडमी में बहुत खर्चा करा है और वो गेट लगवाया है। उसमें आपको अपना थंब लगाना पड़ेगा, और जैसे आप लगाओगे वैसे ही आपके पेरेंट्स का नंबर जो है उस पे मैसेज जाएगा। आपका टेस्ट दोगे, टेस्ट होने वाला रहेगा उसके पहले मैसेज जाएगा कि कल आपके बच्चे का मैथ्स का टेस्ट है। टेस्ट हो जाएगा तो नंबर जाएंगे पापा के पास। अभी तो मैं, ये सिस्टम 2 साल से लागू हुआ है और अगले में और ये सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करूंगा कि बच्चे से घर में उसका नंबर लिया जाए जिसकी चलती है। नहीं तो आदमी क्या है, उसके पापा से संबंध अच्छे हैं तो उन्होंने कहा पापा का नंबर दे दो, और पापा तो बेचारे बिजी आदमी देखेंगे भी नहीं कि बच्चे को कितने नंबर आए मैथ्स में। आप भी गए, क्यों रे 20 में से 2 ही आए, हाँ यार पापा टेस्ट बिगड़ गया, अच्छा चल ठीक है हो, मम्मी को मत बताना, हाँ नहीं बताऊंगा, काम खत्म। क्योंकि मम्मी को मालूम पड़ जाएगा तो धमाचौकड़ी हो जाएगी। तो फिर वहां मम्मी का नंबर होना चाहिए ताकि मम्मी सही आदमी के पास नंबर जाए। ये सब चीजें अभी चलेंगी, ये 1 अप्रैल 2 अप्रैल से सब कवायद चालू हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, नया करवा रहा है। ठीक है, और इस रूम में नहीं पढ़ेंगे अपन, है दूसरे नए में पढ़ेंगे, है ना। इस मतलब इसको देख करके ये मत समझना कि हम बहुत गरीब एकेडमी है, कि यहाँ हमारी गरीबी पूरी झलक रही है। उधर एक बोर्ड पड़ा है, इधर एक पड़ा है, पंखे भी ऐसे ही हो रहे लटक रहे हैं, एसी भी क्या मालूम चल लग निकले ही हुआ है, एसी तो लगा ही नहीं है। तो इसको देख के नहीं, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां एसी चलेगा तो और बढ़िया झकास नींद आएगी, 2 से 3 में बढ़िया सोना। ठीक। तो वो क्या पढ़ाया मैंने, मैथ सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कौन से चैप्टर से शुरू कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 से कर रहे हैं अपन। ओके, जिसका नाम क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो डेटा मैंने लिखा है ना इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बस। अगर वो मैंने इनकम लिखी है तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो मैंने मार्क्स लिखे हैं तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो मैंने प्रॉफिट लिखा है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना चाहते हैं, और उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और वो पांचों किस तरीके से निकाले जा रहे हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात आएगी कि इन पांचों में से बेस्ट मीन है, और क्यों है, क्योंकि यूल साहब ने उसको डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यूल साहब ने भी ऐसे ही डिक्लेयर नहीं किया, यूल साहब ने जो क्राइटेरिया तय किया उस क्राइटेरिया में मीन 100% फिट बैठता है, इसलिए मीन जो है वो बेस्ट एवरेज होता है। तो वो अपन अब प्रॉपर्टीज कल लिखेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक मीन, मीडियन वो सब करेंगे। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अपने साथ का मैथ्स का बच्चा इंजीनियर बनने के लिए 11वीं से कोचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 साल पहले से वो उतने घंटे पढ़ रहा है जितने कि अब अपन पढ़ेंगे। बायो वाला बच्चा एमबीबीएस करने के लिए नीट की प्रिपरेशन कर रहा है 2 साल पहले से। अपनी उम्र का, तुम्हारी दोस्त होंगे जो साइंस में होंगे, मैथ्स में, बायो में होंगे, पढ़ते होंगे, आपको बताते होंगे यार क्लास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। हम 2 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हाँ कि ना? क्लास गए, घूमते फिरते 2-3 पीरियड अटेंड करे, घर आए, खाए पिया, सो गए। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में टीवी का रिमोट पड़े हुए हैं, चल रहा है डोरोमेन, नोबिता, और इधर वो चलते चलते तारक मेहता, बबीता जी, अय्यर, और इधर आके फिर इधर आ गई, रील वील चलने लग गई। यही अपना जीवन है। हाँ कि ना? तुम वही जनरेशन हो, जेठालाल और बबीता को देख के जो बड़ी हुई। और तू मेरा सुजुका और मैं तेरी नोबिता देख देख के जो सीख गए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की डेफिनेशन उन्हीं ने बताई है पूरे देश को। ये तो मालूम ही नहीं थी पहले तो, कि क्या बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड। बिगाड़ने वाले वही, और ज्यादा बिगाड़ने वाला सिंचन, गंदा बच्चा, जो माँ बाप को भी नहीं छोड़े। तो वो जनरेशन है आप लोगों की। तो अब क्या है, अब अपने करके दिखाने का टाइम आ गया है। उनने तो, वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब अपने पास डॉक्टर इंजीनियर बनने के रास्ते तो बंद हो गए। अब जो बचा रास्ता है, उसके उसके इक्विवेलेंट प्रोफेशन अगर कोई है कॉमर्स वालों के लिए, तो नो डाउट चार्टेड अकाउंटेंट। और जैसे डॉक्टर की जरूरत चार्टेड अकाउंटेंट को भी पड़ती है, इंजीनियर की भी पड़ती है, वैसे डॉक्टर को भी सीए की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर को भी सीए की जरूरत पड़ेगी। और मोदी जी ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है, थोड़े दिन कर ही दी है, थोड़े दिन बाद तो भिखारी भी आईटीआर भरेगा। क्योंकि वो लोग खुले पैसे तो देंगे नहीं, बार कोड से देंगे 10 रुपए। तो बार कोड से जैसे 10 रुपए उसके अकाउंट में जाएंगे, तो उसको हिसाब देना पड़ेगा कि भैया तेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जो डिजिटल ट्रांज लाए हैं, क्यों लाए हैं? अब आप देखो, आपको और हमको आदत नहीं पैसे लेके चलने की। हम खट से पेमेंट पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अरे यार रहने दो कहाँ। और अब गूगल पे 10 रुपए के पानी पतासे भी खा रहे हैं, तो 10 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं ना। तो उसको भी तो हिसाब देना पड़ेगा कि भैया 1000 रुपए की पतासी बेची, तो ला भाई इनकम कांड, इनकम टैक्स किधर है तेरा? वो जहां जा। और इसलिए, और सबसे अच्छी बात क्या है, अब मेरे को नहीं मालूम आपको कोई ने बताया कि नहीं बताया, असीम सर ने या हर्षित ने। सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत हो गए, लेकिन सीए बहुत कम है, और काम बहुत बढ़िया है। तो पटेल साहब, टाइम पे जागे, टाइम पे सोएं, क्लास में ना सोएं, और खुद भी पढ़े, और टीचर को भी पढ़ा दें। टीचर को सोने के लिए प्रेरित ना करें। कल सब आना, और ठीक। और रजिस्ट्रेशन भी जिसने नहीं कराया वो करा लेना। ठीक है, चलो ओके।